हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब बढ़िया। एक्चुअली देखिए, होता क्या है ना कि कभी कभी हम लोगों को किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करने के लिए तैयारी तो पहले से करनी ही होती है। तो मैं जो आज आपके सामने इस यूट्यूब चैनल के साथ फिर से आई हूँ, वो एक पर्पस के साथ। ये बेसिकली अब जो हमारा कुछ वीडियोस बनेगा वो बनेगा फॉर नीट एस्पिरेंट्स। जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट मेडिकल के लिए जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ एकदम से हल्का फुल्का और जो उनके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा वैसा कुछ लेशंस। ठीक है। सो फॉर ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड फॉर नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, ऑल दीज वीडियोज़ नाउ जो भी हम बनाएंगे वो सारे वीडियोज़ हम उन्हीं बच्चों के लिए, खासकर टारगेट बैच आप कर सकते हो उसके लिए होगा। ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं या आज जो हम लोग सीखेंगे, जानेंगे अबाउट यूनिट 7। सो देखो, यूनिट 7 है, बट इन दिस यूनिट 7 वी हैव मैनी चैप्टर्स लाइक चैप्टर 5। ठीक है। तो पहले यूनिट 7 में क्या है? यूनिट 7 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट में कुछ चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर, चैप्टर 5, जिसको कि इसका टाइटल अगर आप जाने तो वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपका बेसिकली आपने क्लास 10 में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रखा है। क्लास 10 की बात है। क्लास 11 में इस तरह का कोई चैप्टर नहीं था, लेकिन क्लास 10 में ऐसा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करके एक चैप्टर रहता है फॉर ऑल बोर्ड, सीबीएसई एंड आईसीएसई करके। उसमें भी दूसरे नाम से ही सही, लेकिन जेनेटिक्स का क्लास 10 में रहता है। तो आप चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देखते हो। नाउ चैप्टर 5 से भी और अंदर, मतलब उसके डेप्थ में जाने की बात करें, इनहेरिटेंस का रीज़न क्या है, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट क्या है, ये चीज़ आप चैप्टर 6 में देखते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इजंट इट। सो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कंटिन्यूटी में है, और इसके बाद जो चैप्टर 7 है वो है इवोल्यूशन, हाउ द ऑर्गेनिज्म इवॉल्व। ये कैसे इवोल्यूशन होता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड दिस इवोल्यूशन, ये सारा चीज़ हम लोग बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में। ना अगर हम चैप्टर 5 की बात करें, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस है, तो आप अगर थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं अपने प्रीवियस स्टडीज़ को, तो हमारे पास क्या आता है कि ओके भाई, ये जेनेटिक्स को डिफ़ाइन करना, फिर इवोल्यूशन को डिफ़ाइन करना, या वेरिएशंस को डिफ़ाइन करना, और तब फिर ये वर्ड इनहेरिटेंस को डिफ़ाइन करना। तो हम लोग सब जानते हैं कि जेनेटिक्स क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी का। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में इट डील्स विथ जीन्स। तो जीन क्या है, एक क्वेश्चन आता है। तो जीन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, जीन भी कह सकते हैं, और जेनेटिक वेरिएशंस का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ जीन्स। एंड व्हाट इज जीन? जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इस तरह से आप उसको देखें। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसी जेनेटिक्स के ब्रांच में हम लोग देखते हैं, और ये बहुत पुराना ब्रांच है। ऐसा नहीं कि अभी ये फॉर्मुलेट हुआ, ऑल्दो इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिसेंटली अभी भी हम लोग उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा रिसेंट सा ब्रांच है। नो, ये बहुत पुराना, पहले भी हाइब्रिडाइजेशन ह्यूमन बीइंग करते थे। किस तरह से? तो दो अलग अलग प्लांट के वैरायटी को आपस में ब्रीड करा के, इंटरब्रीड करा के एक सुपर वैरायटी या एक न्यू वैरायटी को निकालते थे या प्रोड्यूस होता था। बट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या था, ये जानकारी उस समय तक नहीं थी। आफ्टर मेंडल, या यू कैन से मेंडल्स, जिसको कि जिनको कि हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, तो मेंडल से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। इसलिए भी यहाँ के प्रिंसिपल्स को मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलेंगे। इसी चैप्टर में आप मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को देखते हैं, और उससे जो हमारे वेरिएशंस या वेरिएबल्स या रिकॉम्बिनेशंस होता है उसकी भी चर्चा करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा अब अगर हम लोग चैप्टर 5 की बात करें, तो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट नीड टू बी कवर्ड अंडर चैप्टर 5।
ओके, आज हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, जानेंगे और क्या क्या है उसमें इम्पॉर्टेंट ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 5 देखो, एनसीईआरटी की बुक में क्योंकि चैप्टर 5 में सब टॉपिक्स है और ये क्या क्या सब टॉपिक है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को जानना है, ये मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, नेम ऑफ द चैप्टर और द टाइटल ऑफ द चैप्टर। नाउ इन दिस चैप्टर हम लोग पहला जो देखेंगे वो मेंडेलियन या मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो मेंडल्स का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लाइक आपने क्लास 10 में पढ़ा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हियर इट कम्स। तो इसको हम लोग इसी चैप्टर के इसी टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। नाउ इन आफ्टर दिस, इसके बाद तो इसमें हम लोग ABCD करके लिख देंगे, लेकिन इसमें अभी हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। तो मेंडल्स के बाद हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन में मतलब वन कैरेक्टर। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट वन जीन वन कैरेक्टर, एक जीन से एक कैरेक्टर। तो यहाँ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और इसी हाइब्रिडाइजेशंस को हम लोग मोनोहाइब्रिड बोलेंगे। जब एक कैरेक्टर के साथ मेंडल वर्क किए तो उसके रेशियोज में बोथ फिनोटाइपिकली एंड जीनोटाइपिकली जो रेशियो आया, तो वैसे क्रॉस को हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, मोनोहाइब्रिड। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड कंडीशन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जहाँ पे देखते हैं। इसके बाद इससे नेक्स्ट इसी से रिलेटेड डाइहाइब्रिड, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो देखो, टू जीन मतलब टू कैरेक्टर्स। ओके, तो दो कैरेक्टर के साथ अगर ये रेशियो जाएगा, दो कैरेक्टर के साथ ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस अगर करते हैं मेंडल्स, तो उस जगह पे जो रेशियो आएगा उस तरह से हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड रेशियो भी बोलते हैं। तो ये हम लोग करके डाइहाइब्रिड कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। डाइहाइब्रिड रेशियो में बोथ फिनोटाइपिकली एंड जीनोटाइपिकली। सो व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप? सो फिनोटाइप क्या होता है ना, कि जो फिजिकली अपीयरेंस होता है जनरेशन में जो दिखता है, फिनोटाइपिक रेशियो में हम लोग ऐसा देखेंगे। और जो जीनोटाइपिक होगा उसमें जेनेटिक कंपोजिशन, एक्चुअली एलील्स के बेस पेयरिंग को हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है सेक्स डिटरमिनेशन। एज पर एनसीईआरटी ओनली वी विल डिस्कस। सो सेक्स डिटरमिनेशन, किस तरह से हाउ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड, किस तरह से जानते हैं, इसके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन टॉपिक में हम लोग देखेंगे। एंड देन आफ्टर सेक्स डिटरमिनेशन, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन भी इसी टॉपिक में है, काउजेज ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि नीट में इस तरह से क्वेश्चंस इससे रहता ही रहता है। और लास्ट इसका जेनेटिक डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स आप समझते हैं, इलनेस। तो जेनेटिक लेवल पे जो डिसऑर्डर्स होगा इसको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। और इस जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जो टॉपिक बांट दिया गया है वो है एक मेंडेलियन, जिसको कि आप जीन रिलेटेड डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और दूसरा क्या होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो समझना क्या है हम लोगों को इसके कुछ कीवर्ड्स को, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चैप्टर आपका कनेक्टिंग चैप्टर है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है और इसी से तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके क्लास 10 के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार रिकैपिचुलेट करके फिर इसके डिटेल स्टडी को आपके सामने रखा जाए, क्योंकि जब तक बेसिक ठीक नहीं है तब तक इसके बारे में आप पता नहीं कितना जान पाएंगे। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसके कुछ कीवर्ड्स को हम लोग मैं बता देती हूँ। तो कीवर्ड्स में क्या देखते हैं, क्या क्या है। तो ये सारा टॉपिक जो कि डिस्कशन में आएगा 1 by 1 अंडर दिस चैप्टर 5 अंडर यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड
evolution, isn't it? Now what are the keywords that governs this chapter? क्योंकि कुछ keywords है जो हमेशा आते जाएगा और उसी से आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होना है और नेक्स्ट क्वेश्चंस जितने भी आते हैं उसी कीवर्ड्स के आसपास घूमते रहता है। तो देखते हैं क्या है कीवर्ड्स इसके। ओके, now the genetic terms which need to be recapitulated by each and every student at this stage also. So what are the genetic terms और keywords? हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, genetic terms कहिए या उसको keywords बोलिए, बिकॉज ये पूरा का पूरा keywords के अराउंड ही आपका ये चैप्टर ही नहीं, नेक्स्ट कमिंग चैप्टर भी जो होगा उसमें भी ये सारे वर्ड्स आएंगे, कहीं ना कहीं इसके कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। सो क्या है जेनेटिक टर्म्स यहाँ पे जो कि डिस्कशन में आना है? पहला है जीन। आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो जीन को हमने क्या करा, जेनेटिक टर्म्स में रखा है because it is genetic term. So gene is the basic unit of inheritance for a given characteristics. सोचो तो characteristic for example मान लेते हैं हम यहाँ पे for example height लिए हैं, height is a character. So this character is being loaded or is being you can say that passed from one generation to another generation or from parents to offspring through this unit of inheritance that is gene. ठीक है, तो जीन का ही इनहेरिटेंस होता है और वो जीन लोड करता है अपने ऊपर कैरेक्टर्स को और कैरेक्टर्स फिर एक पर्सन या यू कैन से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में देखते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को हाइट आपका क्या है, हाइट इज़ अ कैरेक्टर। नाउ बी एलील। एलील क्या है आखिर, व्हाट इज़ एलील? सो एलील को अगर एक छोटा सा सेंटेंस दिया जाए, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, आप कह सकते हो कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। और मोर टेक्निकली अगर उसको डिफाइन करना है, वन ऑफ ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स, अल्टरनेट फॉर्म्स, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, जीन का एक ही जीन का दो कॉन्ट्रास्ट फॉर्म जो कि पेयर में हमेशा एग्जिस्ट करता है, उसको आप क्या बोलते हो, एलील ऑफ द सेम जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इजंट इट? सो एक वन ऑफ अ नंबर, एक नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स, अल्टरनेटिव फॉर्म्स में दो अलग अलग फॉर्म्स की बात कर रहा है जो दो तरह के कैरेक्टर्स को लेके चलेगा, उसी के पेयर को हम लोग एलील बोलते हैं। ठीक है, ना एलील के बाद लोकस। लोकस मतलब पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ एलील ओवर द क्रोमोसोम। ठीक है, व्हाट इज लोकस? इट इज अ पोजीशन ऑफ एन एलील, एलील का पोजीशन विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल या एक क्रोमोसोम पे जो जीन का पोजीशन है, जो एलील का पोजीशन, जीन का पोजीशन मतलब क्या, एलील की भी बात कर सकते हैं, बिकॉज एलील्स क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। किसका कॉन्ट्रास्टिंग पेयर? जीन का कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। सो जीन का पोजीशन या एलील का पोजीशन अगर क्रोमोसोम पे है या डीएनए मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट को, उस लोकेशन को, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। ठीक है, लोकाई एंड लोकस। लोकस इज फॉर सिंगुलर, वाई लोकाई अगर हम इसको यहाँ पे LOCI लिख दें, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग प्लूरल फॉर्म ऑफ लोकस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज होमोजाइगस। हियर द वर्ड होमो मीन्स सेम और आइडेंटिकल, या आप इसको सिमिलर भी कर सकते हैं। तो होमोजाइगस इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या होता है इस होमोजाइगोसिटी में? द डिप्लॉयड कंडीशन इन विच, डिप्लॉयड समझ ही रहे हैं, 2n का सेट, diploid means what, 2n. So the diploid condition in which alleles at a given locus, alleles at a given locus are identical or similar. ठीक है, गिवन लोकस पे जो एलील होगा वो आइडेंटिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज हमने लेके चला था हाइट कैरेक्टर्स को, तो हाइट के लिए हम लोग जो उसके सिम्बॉलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट, एलीलिक फॉर्म को आप समझ सकते हैं, उसको जो बोलते हैं, अगर इस कंडीशन में है कैपिटल T एंड कैपिटल T बोथ आर सिमिलर, तो ये होमोजाइगस कहलाए। या
स्मॉल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर सिमिलर, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। अब ये अलग बात है कि इसको डोमिनेंट बोलेंगे और इसको हम लोग रिसेसिव, ये भी हम लोग इसके बाद देखेंगे कि कैसे ये डोमिनेंट होगा, ये कैसे इसको हम लोग रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। तो फिर आता है हमारा हेट्रोजाइगस, सेम इसी से डिफरेंट, इसका जस्ट अपोजिट वन क्या हुआ, हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब डिफरेंट यहाँ पे। सो द डिप्लॉयड कंडीशन इन विच द एलील्स एट अ गिवन लोकस, एक ही लोकस की बात हो रही है, बट दे मे एग्जिस्ट इन अ identical forms. If it exists in a identical form, then it is called homozygous. When it appears as an non-identical or different form, it is called heterozygous or different, called capital T and small t. So यहाँ पे क्या हुआ, दो alternate form है, एक है capital और दूसरा क्या है स्मॉल। सो इस कंडीशन डिप्लॉयड के इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस, इजंट इट? शायद क्लियर है। नाउ बिकॉज ये सारा टर्म क्या है, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, जेनेटिक टर्म्स हैं, जिसको कि आपको जानना ही है, इसके बाद ही आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ फिनोटाइप, ओके, द फिजिकल मेकअप और द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यहाँ पे मैंने लिखा है द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इफ सपोज कैपिटल टी या स्मॉल टी की बात करते हैं ना, हाउ द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और हाउ द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सीम्स, कैसा दिखेगा ये आदमी या ये ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा। अगर ये टॉल है तो इट इज़ ऑल्सो अ फिनोटाइपिक कैरेक्टर। अगर ये स्मॉल के लिए बोल रहे हैं ड्वार्फ है, तो दिस फिनोटाइपिक इज ड्वार्फ। तो मतलब वो दिखता कैसा है, उस ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को हम लोग एक्चुअल फिनोटाइप्स बोलते हैं। P फॉर फिनोटाइप्स एंड P फॉर फिजिकल मेकओवर, ठीक है, याद रहेगा, फिजिकल के लिए फिनोटाइप आता है। नाउ फॉर जीनोटाइप, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को, जेनेटिक कंपोजिशन को, इंडिविजुअल के जेनेटिक कंपोजिशन की बात अगर करें तो वो जेनेटिक कंपोजिशन जीनोटाइप मतलब रिलेट करता है। सो द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रेस्पेक्ट टू एलील, एलील के रेस्पेक्ट में जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कंपोजिशन होगा इंडिविजुअल का। सपोज इफ इट इज टॉल, ओके, फिनोटाइपिकली वो इंडिविजुअल कैसा दिख रहा है, टॉल। सो व्हाट इज द जीनोटाइप बिहाइंड दिस, ये टॉल होने का जीनोटाइप क्या है, तो मे बी द जीनोटाइप इज होमोजाइगस और मे बी द जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगस, इजंट इट? सो इसमें होमोजाइगस क्यों, क्योंकि बोथ एलील्स आर आइडेंटिकल, और ये हेट्रोजाइगस क्यों, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट, मीन्स वन सेट इज कैपिटल एंड अनदर सेट इज स्मॉल टी। सो दिस इज ऑल्सो टॉल बट ऑफ हेट्रोजाइगस टाइप, इजंट इट? ये टॉल है होमोजाइगस प्योर ब्रीड, ये टॉल है हेट्रोजाइगस, बट व्हाट हैपेंस इन दिस केस, स्मॉल टी ये हमारा ड्वार्फ का कंडीशन है। फिनोटाइपिकली द पर्सन और द इंडिविजुअल अपीयर्स ड्वार्फ, बट द जेनेटिक कंपोजिशन फॉर ड्वार्फ इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड और एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज़ इन होमोजाइगस कंडीशन। सो इसीलिए यहाँ पे ड्वार्फ के लिए एक ही पैटर्न है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज डोमिनेंट। इससे पहले भी मैंने बता रखा है, जो कि एक्सप्रेशन में आ सके, द पेयर ऑफ एलील विच इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड इन एन इंडिविजुअल एंड दैट सेट इज कॉल्ड डोमिनेंट। जो दूसरे के रहने के कारण भी, दूसरे के रहने का मतलब दूसरा पेयर के रहने के बावजूद वो एक्सप्रेशन में आए, वैसे सेट ऑफ एलील को आप डोमिनेंट कहते हो। और जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, द एलील विच इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ द फिनोटाइप, मतलब वो आएगा फिनोटाइप में, वो दिखेगा इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव एलील। आप अगर एग्जाम्पल दें तो कैपिटल टी दो तरह से आया, जब ये होमोजाइगस था कैपिटल टी तब तो था ही, लेकिन अगर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी था फिर भी इंडिविजुअल कैसा था, टॉल था। तो ये दिस डिपिक्ट्स अ फैक्ट दैट कैपिटल टी हेयर इट इज़ अ डोमिनेंट। ओके, नाउ रिसेसिव वन, सेम उसके जैसा, आप जस्ट उसको अपोजिट कर दीजिए। वो तभी एक्सप्रेशन में आता है जब उसका आइडेंटिकल सेट होगा। अगर नॉन आइडेंटिकल सेट ऑफ एलील उसके साथ होगा तो इट कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड, ओके, एंड हेंस इट इज रिसेसिव।
तो द एलील विच इन्फ्लुएंसेस द अपीयरेंस ऑफ phenotype, okay, only in presence of another identical allele. So this is very important. Identical allele के ही presence में वो expression में आता है. And here it is small t. So small t, देखो दो condition है small t का, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी. तो क्या ये स्मॉल टी एक्सप्रेशन में आएगा? ऑल्दो ये जेनेटिक कंपोजिशन में है, लेकिन ये इसके प्रेजेंस में स्मॉल टी का अपीयरेंस नहीं होता है. एंड हेंस दिस इज रिसेसिव. वाइल इन दोनों में अगर देखा जाए तो टी इज़ डोमिनेंट, कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट, बिकॉज ये अल्टरनेट फॉर्म अगर इसका अलग भी है तो भी कैपिटल टी इस फिनोटाइप को टॉल लेके आता है. ठीक है, लेकिन जबकि स्मॉल टी जब रहेगा तो ही वो इंडिविजुअल ड्वार्फ होगा. सो हेयर वी कैन कंक्लूड दैट दीज आर द टर्म्स और दीज आर द कीवर्ड्स दैट नीड्स टू बी रिकैपिचुलेट. इसके बाद ही हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस देख सकते हैं. इसमें एक चीज़ और, इसमें F1 जनरेशन और F2 जनरेशन की भी बात आएगी. आप ये पढ़ चुके हैं क्लास 10 में. तो F1 जनरेशन क्या था? जब प्योर ब्रीड, पैरेंटल प्योर ब्रीड से जो कि फर्स्ट जनरेशन निकला, दैट फर्स्ट जनरेशन इज F1, फर्स्ट फाइलियर. और आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1 में जब सेल्फिंग कराया गया तो जो नेक्स्ट जनरेशन निकला, जिसका कि रेशियो अलग अलग तरह से आप देखते हैं, जीनोटाइपिकली रेशियो अलग होता है, फिनोटाइपिकली रेशियो अलग होता है, उसको हम लोग F2 जनरेशन बोलते हैं. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे. थैंक यू.